ठीक है। अब जो लेक्चर चलेगा आज डी एंड एफ का आगे वाला, तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट, कुछ याद है बताएंगे? केमिकल फिजिकल सारी पढ़ के केमिकल पे आ गए थे, और केमिकल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? ऑक्साइड। और आज जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? हेलाइड्स। नोट करेंगे। दे फॉर्म हेलाइड्स एट हाई टेम्परेचर। मेन है कि इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ज्यादा, तो एक्टिवेशन एनर्जी लाने के लिए इन्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर देंगे तो ये हेलाइड्स बनाएंगे। और एक बार टेम्परेचर देना पड़ेगा, बस बार बार नहीं देना पड़ेगा। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी पता है क्या होती है? जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए चाहिए होती है, ताकि वो रिएक्टेंट से क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए। और एक बार उसे इतना मिल जाएगा टारगेट की एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो ऊपर बैरियर लगा हुआ है उस बैरियर को वो पार कर ले। ये ये एनर्जी बैरियर होता है, ये वाला। और यहाँ रिएक्टेंट है, और यहाँ बनना है इसे प्रोडक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसे एनर्जी चाहिए होती, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और जब इसे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, एक बार ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप लोग घर में पड़े रहो, और घर में पड़े रह के ये सोचो कि मैं नीट की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो सोचते हैं आज करूंगी, कल, कल परसों, टाइम बीतता जाता है। लेकिन जैसे ही आपको कोई एक्टिव करता है ना, वो चाहे घर में कोई एक्टिव कर दे, चाहे कोचिंग में आके, तो आप एक बार एक्टिव हो जाते हो। तो एक बार इनिशिएशन जब निकल जाता है, तब आप अपना आप ही लग जाते हैं। तो इसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी यानी हाई टेम्परेचर एक बार रिएक्शन चालू करने के लिए चाहिए, फिर उसके बाद तो वो अपना आप ही रिएक्शन करते चले जाते हैं। ठीक है। तो लिखा है दे फॉर्म हेलाइड्स एट हाई टेम्परेचर विद ऑल हेलोजेंस, यानी कि सभी हेलोजेंस रिएक्शन कर सकते हैं। 4 हेलोजन लेते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो क्रम होता है रिएक्शन करने का, सबसे ज्यादा रिएक्शन वाइग्रस रिएक्शन किसके साथ होती है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन तेजी से रिएक्शन करता है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या हो गया? रिएक्टिविटी। निकलिए इतना, नोट हो गया आपने? कॉपी कहाँ है? नोट हो गया इधर? अब आता है इसमें इनका नेचर कैसा होगा हेलाइड्स का। तो जो फ्लोराइड्स होंगे वो तो होते हैं मेनली कैसे नेचर में? आयनिक। और क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, और समझ आ गया? यानी अगर मैं बात करूं CuF2 की, तो वो किस स्टेट में मिलेगा? ऑलवेज आयनिक। और मैं बात करूं CuCl2 की, तो CuCl2 आयनिक है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। लेकिन अगर हम उसे पॉलीमर स्टेज में भेज दें, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना बना के जुड़ता चला जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो यानी कि
जो हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं, आयनिक भी और कोवलेंट भी। मैं लिख लिया। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ मिलेगी? फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड के साथ। जैसे हम बोले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकती है, लेकिन किसके साथ? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके साथ कम ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। नोट कर लो इसे। Yeah. फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड बनाएंगे ये, ठीक है। सल्फाइड दोनों तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्टली भी और डायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब है सीधे सल्फर के साथ गर्म कर दो, मेटल और सल्फर, धातु प्लस सल्फर, और तेज गर्म करना है। अगर मिक्स करके रखोगे तो बनेगा मिक्सचर, और बिल्कुल रेड हॉट दोनों को मिला के गर्म करोगे तब बनेगा वो आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड या आयरन सेकंड सल्फाइड। क्या है ये? इसे दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 प्लस, ये 2 माइनस। ये हो गया डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्टली जैसे तुम्हें कॉपर सल्फाइड बनाना है, क्या बनाना है? तो तुमने उसे कॉपर सल्फेट और H2S गैस के साथ मिलाया, यानी कॉपर सल्फेट लिया, तो ना तो डायरेक्ट मेटल ली, ना ही डायरेक्ट सल्फर लिया, दोनों के कंपाउंड लिए, और जब दो कंपाउंड की रिएक्शन हुई तो कॉपर सल्फाइड बन गया। तो इस मेथड को बोलेंगे इनडायरेक्टली। तो दोनों मेथड से बन सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन तो बेटा ये है कि रिएक्शन भी पूरी पूरी पूछ ली जाती है ना, और या फिर 4 रिएक्शन दे दी, कौन सी सही है, ऐसे भी आ जाती है रिएक्शन। क्वेश्चन बनने का तो तुम्हें सिर्फ क्या याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी एकदम रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन याद है अगर तुम्हें, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन रहा है, फिलअप में भी आ सकता है, 4 रिएक्शन देके भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पूछ सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ भी करके वो क्वेश्चन बन सकता है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सल्फाइड आप किस तरह से बना सकते हैं, एक ऑप्शन है डायरेक्टली, एक है इनडायरेक्टली, एक है बोथ, एक है नन, तो आपने बोथ पे टिक करना। ये ठीक है। क्वेश्चन तो मतलब हर बार ये सोचा जाएगा कि इस बार कोई नया क्वेश्चन बन जाए, तो क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे स्टेप हो जाते हैं। ये सारा का सारा हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व थे उनकी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं थी, 3 ही पढ़ाई थी, ऑक्साइड, हैलाइड,
और सल्फाइड। अब हमारे आएंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इससे हमारे बहुत टॉपिक बन जाते हैं। अभी हम जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो नोट करेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेन यूज, सबसे बड़ा यूज, जो कि लेदर इंडस्ट्री में है और है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है एस्टिमेशन। आपने 12th किया, आपको कभी टाइट्रेशन कराया गया लैब में, जिसमें एक अननोन सॉल्यूशन की हेल्प से, नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन पता करते हैं, वॉल्यूम की जानकारी लेकर, वो वाला हो जाए। हाँ, हाँ, और एक और यूज है इसका बहुत बढ़िया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बहुत जबरदस्त। मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक ये और एक KMnO4 जो दोनों पढ़ेंगे, और एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा। ठीक है, लिख लिया बेटा, ये बता दूं से, इसको बनाया जाएगा क्रोमाइट ओर से।
रिएक्शन नोट करेंगे, 3 स्टेप है। अब इनमें से कोई भी स्टेप एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिएक्शन पूरी पूरी बिल्कुल याद होनी चाहिए। 3 रिएक्शन है प्रिपरेशन की। क्लियर। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले क्रोमाइट ओर को लिया और सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया। फ्यूज माने होता है बिल्कुल इकट्ठा कर देना, और फ्यूज बिना टेम्परेचर के होगा नहीं। 2 क्रिस्टल है और उन्हें बिल्कुल मिलाना है एक दूसरे के साथ, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? बहुत तेज गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म करने पर वो पहले पिघलेंगे और फिर एक हो जाएंगे, है ना। और साथ में हमें देनी है एक्सेस ऑफ एयर, खूब सारी एयर। तो सोडियम क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा? और सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन बनेगा। फिर उसे येलो सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। फिर येलो सॉल्यूशन जो होगा वो सोडियम क्रोमेट का, उसे एसिडिफाइड कर देंगे। एसिडिफाइड माने उसमें एसिड डाल देंगे। एसिड डालते ही जो हमारा सोडियम क्रोमेट है वो सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, और ये बनेंगे। सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा। थोड़ी देर रखेंगे, इसके क्रिस्टल बनने लगेंगे। उन क्रिस्टल को सेपरेट करेंगे और फिर उसके साथ उसे केसीएल के साथ मिला दिया जाएगा। केसीएल के साथ एक्सचेंज रिएक्शन होगी और तुरंत ही तैयार होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या बना? कलर दोनों के सेम है। तो अगर क्वेश्चन यही आ गया, कलर सेम कैसे है, जबकि एक है सोडियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कलर किसकी वजह से है? क्रोमियम की वजह से। अगर दोनों चीज के कलर सेम है तो इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पे डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि सोडियम पोटेशियम जो हमारे एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं उनके तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं बचता, डी तो बचता ही नहीं खाली। उनके तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट चले गए, तो वो कलरलेस होते हैं, बताया था। तो जो कलर होगा वो मेनली किसकी वजह से? क्रोमियम की वजह से। तो यहाँ भी क्रोमियम है और यहाँ भी क्रोमियम है, तो इनका सेम कलर रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी डाइक्रोमेट है और ये भी डाइक्रोमेट है। तो डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। और जबकि क्रोमेट का कलर कैसा लिखा है हमने? येलो। ये ध्यान देने वाली बात है कि कलर इन दोनों के बदलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम इसे फिल्टर कर लेंगे, इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। लैब में देखे हैं किसी ने? देखा है कभी? पाउडर नहीं होता, क्रिस्टल होते हैं, दानेदार होते हैं। जिस समय क्रिस्टल बनेंगे उस समय तो इनकी एक बहुत अच्छी सी ज्योमेट्री आती है, शेप आती है। जैसे तुमने नमक का डला देखा होगा, तो नमक के डले की भी एक अलग सी शेप होती है। और जो तुमने रॉक सॉल्ट देखा है, रॉक सॉल्ट होता है सेंधा नमक, उसका ऐसे लेयर टाइप स्ट्रक्चर देखी होगी। और जो तुमने व्हाइट नमक देखा है, पाउडर फॉर्म वाला नहीं, जो गोले गोले से आते हैं इतने बड़े बड़े पूरे, उनकी शेप कुछ अलग ही रहती है, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो शेप होती है सबकी अलग अलग, लेकिन जब थोड़ा भी सबको कूट दो तो फिर वो सारे एक से लगने लगते हैं, दानेदार लगने लगते हैं, और दानेदार के बाद उन्हें पीस दो तो फिर वो पाउडर फॉर्म में हो जाती है। जैसे नमक है, नमक को हाथ से टच करोगे, ऐसे छुओगे, तो क्या वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल पाउडर जैसा लगता है? दानेदार लगता है। तो और चीनी को पीस दोगे तो वो पाउडर लगेगी। तो हर एक का अलग अलग है कि वो किस तरह का इसे, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी प्रिपरेशन। क्रोमेट और डाइक्रोमेट।
दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकाल के दिखाओ चलो। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, औरों को निकालने दो। तुम्हारा नाम क्या है? जोया। कहाँ से पढ़ी हो? इसी साल करी थी? अच्छी है पढ़ाई में तो, अच्छी मेहनत करो, निकल जाओगे। कितने नंबर आए थे पिछली बार? ठीक है, वहीं से करी थी, गुरु नानक से। तो कितनी थी तुम्हारे नीट में? पहली बार? अच्छा, इसी साल 12th करी है? तुम कहाँ से पढ़े हो? और ये जैन हॉस्टल अभी? हाँ, नहीं, नवोदय नहीं, क्या था वो, आश्रम पद्धति, झूला, झूला ढिंडोला, तुम उसमें थे? 12th में थे जब? अच्छा, और ये कौन से स्कूल से पढ़े हो? जनता? और ये और आगे वाले बच्चे? पानसर? ये दोनों? और यही? तो पानसर से इतनी दूर से आते हो क्या? कहाँ से आते हो? ताजपुर? ताजपुरा। चलिए, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई इतनी देर में। क्या आई? माइनस? क्या निकल के आई बेटा? क्रो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्या निकल के आई? 6। इधर गोलम गोल हो रहे तुम तो। इसमें तो निकाल ली ये तीनों। क्या हो गई अब? तुम्हें तो आती है। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 6। क्या बोलेंगे उसे? +6। और इसकी भी कितनी निकल के आई? 6। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है, दोनों कैसे याद होंगे? थोड़ा याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक है पोटेशियम क्रोमेट और एक बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाई से मतलब जहां 2 CR आ गए वहां डाइक्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एक दूसरे में बदलते रहते हैं। एसिड डालो, दूसरा, बेस डालो, दूसरा, तो एक आएगा pH 4 पे जाके दोनों बराबर रहेंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन नोट करेंगे। रिएक्शन नोट करो।
कर लिया? क्या समझ में आया कि ये येलो कलर का सॉल्यूशन है? क्या है तुम्हारे पास? क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, येलो है। मैं लैब में थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दिया तो कहोगे जादू हो गया। देखो वो तुरंत येलो से क्या बन जाएगा? ऑरेंज बन जाएगा। बन गया। और फिर तुम उस ऑरेंज वाले में क्या डाल दो? थोड़ा सा बेस डाल दो तो वापस क्या आ जाएगा? येलो कलर आ जाएगा। तो हो गया एक जादू कि किस तरह से हम कलर बदल सकते हैं। अब वो जादू वाला आया और तुम्हें उल्लू बना के चला गया कि मैंने देखो कलर, पानी डाल रहा हूँ पानी, क्योंकि जो एसिड है उसका कलर क्या है? एसिड और बेस का कलर क्या है? पानी जैसा। तो उसने दो शीशी रख रखी है और उसपे एक पे नीला ढक्कन एक पे लाल ढक्कन, उसे पता है कि लाल वाला मेरा एसिड है और नीला वाला मेरा बेस है। ऐसे ही तो आइडेंटिफाई होगा क्योंकि एसिड को हम लाल ही देते हैं लिटमस के हिसाब से। और डाला उसने और कलर बदल गया और फिर हम सोच रहे हैं कि वाकई में इसे तो बहुत कुछ आता है। हम्म, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीएच बदल रही है और पीएच बदलने से ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यदि एक समय ऐसा आ गया कि जिस समय पीएच कितनी हो जाए, 4, तो उस समय दोनों एग्जिस्ट करेंगे। उस समय देखना पड़ेगा कि कलर क्या रहेगा। कलर बदलेगा नहीं, बीच का सही कलर रहेगा, क्योंकि येलो ऑरेंज एकदम बिल्कुल एक से पे ही आते हैं। तो वो डार्क येलो सा हो जाएगा या करूंगी लैब में, फिर रिजल्ट बताते हैं। अच्छा एक मिल गया ना एक प्रैक्टिकल। अब इसके बाद आती है इनकी स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से बनाएंगे लाइन खींच के। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है स्ट्रक्चर बनाना। कितने? CrO4 है तो O कितने हैं? 4। तो तुम सबसे पहले 4 को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लो। कौन सी शेप हो गई? टेट्राहेड्रल। ठीक है। और फिर तुम्हें O की बॉन्डिंग पूरी करो पहले, क्योंकि बीच वाले की बॉन्डिंग तो अपना आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। O के कितने बॉन्ड लिखवाए थे मैंने उससे? 2 लिखवाए थे। तो 2 2। अब मैं अगर 2 2 लगा दूं तो Cr के कितने बॉन्ड हो गए? 8। Cr का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखवाई है हमने? 7। 6 है, 6 है। ठीक है। तो अब क्या होगा? 7 भी नहीं है उसकी, तो अब क्या होगा? 2 नेगेटिव है ना। तो ये आज तुमने एक नया सीखा, जिस पर जितना बॉन्ड कम हो माइनस लगा दो उसको, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यानी माइनस को तुम एक बॉन्ड गिना करो। अब O के कितने बॉन्ड है? 2। O के कितने बॉन्ड है? 2। ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? हाइब्रिडेशन में क्या होता है? हम सारे के सारे बॉन्ड गिनते हैं, मतलब डबल को भी एक ही गिनते हैं, सिंगल को एक, डबल को एक, ट्रिपल को भी एक बॉन्ड गिनते हैं। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इससे बचे ही नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसका हो गया sp3। बनाते हैं Cr2O7। अब 2 Cr आ गए। O कितने हैं? 7। देखो स्ट्रक्चर बनाना, पी ब्लॉक में बहुत स्ट्रक्चर बनाओगे। जब भी O ऑड नंबर में हो, जैसे 7 है, 6 होते 3 हिस्से दे देते, 3 हिस्से दे देते, दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये कितने हैं? 7। तो ऐसे जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3। ये भी शेप कौन सी आ गई? टेट्राहेड्रल आ गई। इसमें बस ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 126 डिग्री हो जाता है। और कितने माइनस है? 2। अब ये बॉन्ड कितना है? ये कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब क्या आना है इस पे? नेगेटिव आएगा ना। कैसे आएगा नेगेटिव बताओ? अभी तो डबल बॉन्ड लगेंगे ना। और यहाँ डबल लगा दो, यहाँ डबल लगा दो। अब माइनस लगाओगे, 1 2 3 4 5 हुए हैं अभी तो, 6 6। सही हो गया। अब क्या लगेगा? 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है, नोट कर लो। अब तुम्हें मैं पुरानी मेमोरी में लेके जाऊंगी। तुम्हें यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दोनों में कितनी है?
इसमें कितनी है अभी निकाली थी? और इसमें भी कितनी है? अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसमें। निकल के 6 पूरे निकल गए तो 0 नहीं हो जाएगा फिर। है समझ में इतना? क्या बोला इन्होंने? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का? 3d5 4s1 एक्सेप्शन है। अब इसमें 6 प्लस है तो 6 की 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और मैडम ने उस दिन क्या लिखवाया था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो कलर नहीं होगा, कलर तो ये दोनों कैसे होने चाहिए थे? कलर नहीं होगा। फंस गए। ये है केमिस्ट्री जो बिल्कुल खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि जो सिखाया हम उसके विपरीत बोलेंगे। कि मैंने बताया था कि D0 और D10 दोनों ही स्थिति में वो कलरलेस है। और इसका क्या कलर है? और इसका क्या कलर है? ऑरेंज। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसका मतलब है इसमें डी ट्रांजिशन। एक बात और सुनेंगे, कलर आता है ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। डी ट्रांजिशन क्या होता है बेटा? जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आगे भी जंप कर सकता है, खाली में जंप कर सकता है, तो इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, और इसमें डी ट्रांजिशन नहीं है तो इसमें क्या नहीं है बेटा? कलर नहीं है। तो फिर कलर कहाँ से आया? तो ये कहता है कि यहाँ पर जो कलर आता है वो ऑक्सीजन की वजह से आता है। यहाँ पर चलती है पाई बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी। डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या है? क्रोमियम का होगी डी बिल्कुल खाली, D0 हो गया, खाली हो गया। और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हुए हैं? उसके पी में। ऑक्सीजन के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4। 2p4 है, कितना चार्ज है? यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन चाहे तो साझा करे, चाहे लिए, तो उसका पी हो गया पूरा भर गया, यानी पी हो गया उसका 6। ऑक्सीजन का हर कीमत पे क्या है? 6 है, और क्रोमियम का खाली है। तो ये कौन है? पी। और ये कौन है? डी। तो तुमने एक पाई बॉन्ड पढ़ा होगा ना, ऐसे बनता है दूर दूर से। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई भरा हुआ है और डी खाली है, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं फिर हम? इसे बोलते हैं बेटा डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग माने वो सामने से ये बॉन्डिंग कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैंने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर मेरी ये बॉन्डिंग है, लेकिन पीठ पीछे वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता रहता है और उसमें ट्रांजिशन हो जाता है और उसमें कलर आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर निकालने को आ गया तो तुम कहोगे क्रोमियम पे कोई, इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर क्यों है जबकि उसका ट्रांजिशन, सॉरी, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? देयर इज नो डी ट्रांजिशन, है ना, मैं लिखवा रही हूँ, उस पॉइंट को नोट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। ये सारा नोट कर लो पहले एक बार, ये पूरा का पूरा। लिख लिया? लिखो। इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं आ रही है? द येलो कलर ऑफ क्रोमेट आयन, लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो। द येलो कलर ऑफ, the yellow color of chromate ion and orange color of, and orange color of dichromate ions are not, are not due to, are not due to DD transition.
clear? Yes, ma'am. The colors are due to charge transfer the colors are due to charge transfer from oxygen atom to metal atom to metal atom. ब्रैकेट में लिख देना डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये ऐसे लिख देना ब्रैकेट में डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, बैक 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 बॉन्डिंग, ठीक है। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखेंगे नंबर 1, ऑरेंज रेड क्रिस्टल। नंबर 1 कैसे हैं? रेड क्रिस्टल है, कॉमा माइल्ड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, माइल्ड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में डालोगे एकदम पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, है ना। माइल्ड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हल्का सा गर्म करके पानी लेंगे तो ये सारा घुल जाएगा, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट 669 केल्विन, ज्यादा नहीं है, मैम 300 के आसपास। है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। अब नंबर 3 थर्ड लिखेंगे ऑन हीटिंग स्ट्रांगली it liberates oxygen, रिएक्शन इसकी सारी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस प्रॉपर्टीज लिखवा दिया ना मैंने, अब उसमें फिजिकल केमिकल नहीं करी। तो शुरू की जो 2-3 वो कैसी हो गई, फिजिकल हो गई, और बाद वाली केमिकल शुरू हो गई। इसे गर्म करा तो गर्म करने पर ये ऑरेंज से येलो में बदलेगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, ब्राइट टेस्ट ट्यूब लेकर और पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करना शुरू करें तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और गैस निकलती हुई महसूस नहीं होती, कहाँ होती है, ऑक्सीजन गैस महसूस होगी निकलती हुई, कलर होता तो महसूस होती, लेकिन हम जब उसका कलर चेंज देखेंगे तभी हम समझ जाएंगे कि इससे ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है ये एसिडिक मीडियम में, यानी एसिड डालने पर, और एसिड भी इसमें डाला जाता है मेनली डाइल्यूट H2SO4।
हाँ बेटा, लो, इन एसिडिक मीडियम। ये भी याद रखने वाली बात है बेटा कि डाइल्यूट डाला या कंसंट्रेट। इसमें कंसंट्रेट डालेंगे तो कुछ और बनेगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी उसकी रिएक्शन। डाइल्यूट इतना डाला जाता है कि वो जस्ट भीग जाता है, बस थोड़ा सा एसिड, ये नहीं कि भर भर के एसिड डाल दिए, बस उसका मीडियम हल्का सा एसिडिक हो गया, अब काम शुरू हो गया उसका। तो एसिडिक मीडियम में जो इसकी रिएक्शन है वो दिखा रखी है, और यहाँ पर मेन हम क्या बोल रहे हैं, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर +3 है, तो क्या हुआ है इसका, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करने वाले का खुद का होता है रिडक्शन। ठीक है, जो दूसरों को दान करेगा पैसे, उसके खुद के कम होने लगेंगे। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि जितना देते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है। अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं ये सारा भूलती चली जाऊंगी, और मैं आज अगर यही टॉपिक मुझे 4 बार पढ़ाना पड़ जाए तो मुझे और ज्यादा कंठस्थ होता चला जाएगा। यानी कि विद्या ऐसा धन है जो देने से बढ़ता है, और बाकी सब धन कैसे होते हैं, लेने से घटता है ना। लेकिन नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। भगवान कहते हैं जितना दोगे किसी को उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। चलिए, हो गया। अब इसकी सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम एक एक करके। अभी ये हाफ रिएक्शन है, और हाफ रिएक्शन मैंने पहले लिखवा दी। दोनों को जोड़ते चले जाओ, चारों रिएक्शन एक ही है, क्योंकि चारों में जब तक इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। पहली वाली में हमने 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे थे, उसे दिए थे, रिडक्शन बताया था ना। और रिडक्शन माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, और ऑक्सीडेशन माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो आयोडाइड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, है ना। तो चारों रिएक्शन अगर जोड़ दें तो ये 4 रिएक्शन ऐसी हैं जिन्हें पहली वाली रिएक्शन से जोड़कर हम एक कंप्लीट रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। एक जोड़ के देख लो, क्या थी, हाँ, +12H, यही थे, नहीं 14H थे, 14H +6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या जुड़ जाएगा, एरो, 3 आयोडीन तो इधर से आया, +7H2O, नहीं क्या आएगा, Cr, 3 प्लस 7H2, ये। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है तो क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। जैसे यहाँ सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन होते तो इस पूरी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3 होते तो 2 से, 2 होते तो जितने भी हो। अगर यहाँ 10 होते और वहां कितने 6, तो 10 और 6 का तुम निकाल लो, क्या होगा 30। तो 30 करने के लिए 10 तो जैसे भी है दोनों को बराबर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक रिएक्शन पहली वाली याद है और दूसरी याद है तो हम दोनों को जोड़कर एक नई रिएक्शन अपना बना सकते हैं।
तो अभी मैंने ये तुम्हें 4 तो लिखवाई एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन और भी रिएक्शन है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत रिएक्शन पूछी जाती है, ये अकेली 4 काफी नहीं है। इसमें क्या दिखाया है, आयोडाइड को आयोडीन में बदला। एक को देख लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और यहाँ कितनी है, तो क्या हुआ, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से 0 का मतलब बढ़ गया, और बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसने करा ऑक्सीडेशन, किसने, डाइक्रोमेट ने, तो क्या हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से सल्फाइड को सल्फर में बदला, यहाँ पर क्या है माइनस के 2, और क्या बना दिया इसे 0। यहाँ पर क्या है +2, यहाँ क्या बना दिया +4। ये कौन है, ये बताओ ये कौन है, ऐसा तो मुझे भी दिख रहा। इसे बोलते हैं स्टेनस। क्या बोलते हैं, स्टेनस। और इसे क्या बोलते हैं, हमेशा कम वाला अस और ज्यादा वाला इक। फेरस फेरिक, जैसे ये आ गया फेरस फेरिक। हो गए चारों नोट। इधर बॉयज ने कर लिया बेटा, नो। आई वाली हो गई, फेरस वाली हो गई। एक होता है सल्फाइड को सल्फेट में, 4 हो गई ना। नोट करते रहना बेटा। आसान रहता है वैसे तो, क्योंकि अस को इक में बदल रहा है, आइट को एट में बदलेगा। कैसे, जैसे सल्फाइट सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड को भी ये सल्फेट में बदलता है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन है नीट का, मैंने पढ़ा था कल कि सल्फर डाइऑक्साइड डालने पर ये क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लीच का काम करता है, इसका कलर उड़ा देगा रिएक्शन देगा, ठीक है। NO2 नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल रहा है। कितनी रिएक्शन हो गई, अभी 7 हो गई, एक दो और रह गई है, ठीक है। और ये रिडॉक्स में भी यही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि रिडॉक्स में वो बैलेंसिंग पूछ लेगा, XYZ लिख लिख के बैलेंसिंग बहुत आती है ना एग्जाम में। हाँ, XYZ लिखे रहते हैं, उन्हें फिल करो, एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। लिख लिया बेटा।
वरना क्लियर करना है। हो गया? एट पॉइंट लिखो। It oxidizes oxidizes it oxidizes halogen acids. It oxidizes halogen acids to halogens. अब तुम सोचोगे मैडम ने ये क्यों लिखवाया? यस मैम। क्योंकि अभी सबसे पहली रिएक्शन देखो क्या लिखी हुई है, आई नेगेटिव लिखा है यस मैम। और वो भी आई टू में बदल रहा है, लेकिन वहां ब्रैकेट में लिख देना आई नेगेटिव की ब्रैकेट में के आई लिख देना। वहां जो रिएक्शन करने वाला है वो पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ जो रिएक्शन करने वाला है वो HI होगा। अब जो मैं लिखवाऊंगी, मैंने क्या लिखवाया? इट ऑक्सीडाइजेस हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड माने मैम मतलब HCl ये हेलोजन एसिड है। आप HCl ले लो चाहे HBr ले लो, तो हम एक ही रिएक्शन लिखेंगे और उसी एक रिएक्शन में तीनों रिएक्शन हो जाएंगी, हेलोजेंस बाहर आएंगे Cl2 Br2 I2। तो एक ही रिएक्शन में हम सारी रिएक्शन बना देंगे, लिख लेंगे। ये तो है ही नहीं ना इधर। अब अभी बैलेंस H उधर दिखाई दे रहा था, इधर नहीं है। तो अगर हम इसे पूरी रिएक्शन को लिखें जैसे मैंने क्या ले लिया 14 HCl ले लिया मैंने, जैसे 14X लिया 14H लिया तो HX हो गया। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा 2KCl, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी अभी भी। देखो 14X है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ किसकी कमी थी? अब देखो X कितने हो गए? 14। इधर देखो 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 12 और 2 14। अब हुई है पूरी, ठीक है। अभी भी इनकम्प्लीट थी ये, अब हो गई पूरी। अब इसे इसमें बदल रहे हैं बस। यहाँ क्या आएगा? Cl3 7 H2O और 3 Cl2। तो ये जो HCl है ये किस में बदल गया? ये Cl2 में बदल गया। अगर HI लेंगे I2 और HBr लेंगे तो Br2। ये जब आप कभी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें वो जो सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें तुम यही तो टेस्ट करते रहते हो, गैस निकलती रहती है, रंग आते रहते हैं, तो हमें बस मजे आते रहते हैं, समझ में कुछ आता नहीं। तो वो यही सब रिएक्शन चलती रहती है। उसमें वो कहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डालो, लवण लो, उसमें एसिड डालो, फिर उसमें K2Cr2O7 डालो। अगर Cl2 हल्के पीले रंग की गैस दिखाई दे
तो क्लोरीन गैस निकली, इसका मतलब इधर हेलाइड था, Cl नेगेटिव था। अगर Br2 निकलेगी तो डार्क लाल से रंग की गैस दिखाई देगी, आयोडीन होगी तो पर्पल कलर की गैस दिखाई देगी। तो उस समय हमें रिएक्शन नहीं समझ में आती, बस ये समझ में आता है कि हाँ कलर से रटेंगे बस थोड़ा सा, है ना। सर ने और मैडम ने कितना भी पढ़ा दिया हो, लेकिन वो बहुत भारी हो जाता है रिएक्शन याद करनी, वो यही सारी रिएक्शन दौड़ती रहती है। अब एक रिएक्शन लिखेंगे, इसमें 8 नंबर हो गए थे बेटा, यस मैम 9। पेन खत्म हो गया, ले लो किसी से। तुमने पढ़ा होगा, मैम ऑर्गेनिक पढ़ी थी, अभी अभी स्टार्ट पहले तो पढ़ी है। सारी कंटिन्यूअस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का करते हैं तो एसिड। एल्डिहाइड का करते हैं कीटोन नहीं बनते, एल्डिहाइड कीटोन एक ही स्टेप पे आते हैं। मैम मतलब सेकंड 1 डिग्री का लेते हैं तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री का लेते हैं तो कीटोन, और 3 डिग्री पानी निकाल देता है, कुछ नहीं करता। ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन लिखो, क्या नंबर आएगा बेटा, 9। मैम ये कौन है, इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल, ये इथाइल अल्कोहल, और वो एसिटाल्डिहाइड। और ये रिएक्शन रुकती नहीं है, यस मैम क्यों नहीं रुकती, मैम इसका कार्बोक्स वो एथेनॉइड रिएक्शन क्यों नहीं रुकती बेटा, फर्दर ऑक्सीडाइज होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आगे तक उसे पीट के दम लेता है ना। तो इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हम एल्डिहाइड पे रुक जाएंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया है तो रिएक्शन डायरेक्ट आगे तक भागेगी। ये नंबर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कौन सा नंबर चल रहा था, 9 नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 9 पॉइंट्स आए थे, अच्छा मैम ये फिक्स चलेगा 4 हो गई, यस मैम तो 5 में आएगी प्रॉपर्टी। ये 4 में ही 9 थे, इन सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है इसने, सबको ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। मैम हाँ बेटा, क्लाइंट की करना ना उसके राइट है हो गया। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये भी प्रैक्टिकल में होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और ये क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए है, लिख लो, दिस इज ए टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे नीट में प्रैक्टिकल भी यस मैम है या नहीं, यस मैम और ये और वो भी है, मैम मेटल एनर्जी भी है वो मेटल हर किस तरह अलग अलग करता है और सॉल्ट एनालिसिस भी है तो इसलिए ये सॉल्ट एनालिसिस में तुम्हारी हेल्प करेगा, ये चैप्टर में तो है ही, और साथ में सॉल्ट एनालिसिस जब भी आएगा वो तब भी पढ़ोगे। तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, लिख लिया। यस मैम प्रैक्टिकल वाली बेटा पूरे के पूरे एनसीईआरटी से तो कई बार क्वेश्चन अलग ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी का मतलब पता है क्या है, जरूरी नहीं है कोई चीज 12th के चैप्टर में ही हो, ये पता नहीं कहाँ किस चैप्टर में लिख दी होगी, उसने पी ब्लॉक में लिख दी होगी, क्या पता किसी 8th की बुक में लिख दिया हो कुछ। इसलिए जो जरूरी पॉइंट्स है वो हमें कभी छोड़ने नहीं चाहिए कि हमारी 12th की बुक में नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक तो बिल्कुल तुम्हारा ऐसा कर दिया कि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, और अब आएगा पी ब्लॉक। यस मैम
इसमें क्या करते हैं टेस्ट में, मैम ये एन जैसे तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ग्रुप, एक होता है सेकंड ग्रुप, है ना। अभी मैं एनाइन की बात बता रही हूँ, अच्छा मैम राइट ठीक है। तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है सी हाँ, नेगेटिव। ये एसिडिक रेडिकल है, यस मैम Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। यस मैम तुम सॉल्ट लोगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे और एसिड डालोगे और उसे गर्म करोगे, यस डाइल्यूटेड और गर्म करने के बाद एकदम से तुम्हें उसमें ऑरेंज रेड वेपर्स निकलती हुई दिखाई देंगी। यस मैम तो अगर यही कलर आता है तो तुम कहोगे तुरंत कि इसमें क्लोराइड नेगेटिव प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। और वो जो ऑरेंज रेड वेपर्स हैं वो क्रोमिल क्लोराइड की बनी है, जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2। ठीक है, लिख लिया इतना। अब लिखो इसमें, यहां तक हो गया पूरा। एक मिनट, लिया, लिखो। when these vapors when these vapors are passed when these vapors are passed through a base through a base, comma लगा के, a yellow colored solution is obtained. A yellow color solution is obtained. Is obtained. यानी जो वेपर्स थी कैसी थी, बिल्कुल वो ऑरेंज रेड कलर की थी, और तुमने उन्हीं वेपर्स को, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा एपरेटस होना चाहिए कि एक बंद होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब दो होनी चाहिए। पहली टेस्ट ट्यूब जिसमें से ऑरेंज रेड वेपर्स जा रही हैं, तो उसमें एक पाइप होगा, निकास नली, उसमें से वो वेपर्स जाएंगी, और दूसरे में उसका दूसरा मुंह होगा जिसमें NaOH होगा। तो सारा कलर एकदम क्या होता चला जाएगा, येलो। तो ये कंफर्म करेगा बिल्कुल कि हाँ भाई अब मुझे निश्चित है कि क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट के बाद अगला पॉइंट नंबर कौन सा आएगा बेटा, 6। ये भी इस चैप्टर में जिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां CrO5 है, और इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और ये बट हाँ मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट भी लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये करा दिया पॉइंट। इसमें वो कह रहा है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे कराई जाती है, मैम
से हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कौन है बेटा? ये है इंपॉर्टेंट चीज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कलरलेस पानी जैसा होता है, और जैसे ही तुमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर में से डाला, तुरंत ही तुम्हें डीप ब्लू सॉल्यूशन दिखाई देगा, एकदम गहरा नीला सॉल्यूशन। और वो गहरा नीला सॉल्यूशन थोड़ी देर रख देना, धीरे धीरे उसका कलर गायब होना शुरू हो जाएगा। फेड लिखा है ना मैंने नीचे, नीचे है ये फेडेड। फेडेड माने रंग, जैसे तुमने एक सुंदर सा कपड़ा खरीदा, ब्लू जीन्स खरीद के लाए, डार्क नेवी ब्लू, तो थोड़े दिन में देखा कि भद्दी सी लगने लगी है, तो फिर कहते हैं पहनने का भी मन नहीं कर रहा अब इसे, इसका तो कलर ही बहुत अजीब सा हो गया है, उड़ा उड़ा सा, जैसे धूप में सुखाई हो। तो फेड हो रहा है, वो नीले से अजीब सा होता जाएगा। और वो फेड क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोमियम सल्फेट बनने की वजह से धीरे धीरे क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बेटा? CrO5 का नाम क्या है? क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। ये फेड होता चला जा रहा है। ये बेटा ये लिख रही है। मतलब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को आ गई। बहुत सारे हैं ऐसे, एनसीईआरटी की बुक में 11th में रिडॉक्स वाले चैप्टर में जरूर नोट कर लेना कि कौन कौन से उस वाले रूल से नहीं होंगे। सिंपल रूल जो हम लगाते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो इनकी शेप से स्ट्रक्चर बना के पता लगते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है बेटा कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उस पर तो हम एक चार्ज मानते हैं, और जो डबल से जुड़ा होता है उस पर दो चार्ज मानते हैं। तो ओ कितने हो गए ऐसे? चार और दो, सॉरी चार, यानी कि माइनस के चार हो गए। और ये वाला ओ डबल मान के चलेंगे तो माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए? जो इधर जाके प्लस के, तो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसे बटरफ्लाई शेप कहते हैं। क्लास रिएक्शन इसकी जो बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे याद आ गई कब की, जब मैं रिसर्च करती थी। कैसे कि जब हम रिसर्च करते थे तो हमारे ग्लास वेयर्स गंदे हो जाते थे। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड टू क्लीन ग्लास वेयर्स। बोरोसिल के बर्तन होते हैं कहाँ पर? घर पे नहीं, घर वाले तो ऐसे होते ही नहीं गंदे, घर वाले तो खाने से गंदे होते हैं, वो तो हमारे विम बार से साफ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे लैब में होते हैं वो, जैसे हमने अगर किसी में पोटेशियम परमैंगनेट भर के रख दिया, तो पोटेशियम परमैंगनेट से वो पर्पल क्या ब्लैक क्या अजीब सा कलर ले लेगा ग्लास में। तो अलग अलग केमिकल्स की वजह से वो अलग अलग कलर आ जाते हैं। तो उन्हें साफ करने के लिए हम जब बोलते थे अपने भैया जी से कि भैया जी कैसे साफ करें, तो वो हमें कहते थे पोटेशियम डाइक्रोमेट में एसिड डाल के रख दो। पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 को हम लेके उस बर्तन में डाल देते थे और रखा हुआ छोड़ देते थे, और उस एक ही घोल से हम बहुत सारे अपने जो भी थे हमारे एपरेटस वो क्लीन कर लेते थे। ठीक है,
तो वो क्या हुई, एक रिएक्शन हुई, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है बुक में कि ये ग्लासवेयर साफ करने के काम में आता है। ग्लासवेयर साफ कैसे होते हैं, तो वो एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को नोट करेंगे। नंबर कौन सा आएगा बेटा, 7 लास्ट आएगा ना, लिखो। लिख लो पहले, लिख लो, इसमें 2 लाइन ये यूज में भी आ जाएगा। देखिए 3 यूज मैंने तुम्हें ऊपर लिखवा दिए, लेदर इंडस्ट्री, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चौथा यूज बन जाएगा। लिखो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट विद विद कंसंट्रेट H2SO4। मैंने ऊपर ही बताया था कि हम डाइल्यूट ले रहे हैं यहाँ पर पहले केस में सारे में, है ना? अब कैसे यूज करेंगे, विद कंसंट्रेट H2SO4 gives chromic acid which is used to clean glasswares, which is used to clean glasswares, glasswares यानी कांच के बने हुए जो भी हैं। वेयर वेयर बोला मैंने, ये H2Cr O4। एसिड क्यों आएंगे, क्योंकि इस पे H प्लस है, मतलब H प्लस ही देना तो H खाली H से नहीं दिखता, अच्छा प्लस 6 चार्ज है नहीं, कई ऐसे होते हैं जो धोखा दे देते हैं H लिख कर, ठीक है। H3PO3 H3PO4 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और HPO2 बोल दूं, देखकर कहोगे मैडम H है, लेकिन वो H उसके काम का मान लो नहीं है। कैसे, कुछ एसिड ऐसे हैं जिनका जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे एसिड नहीं बता पाएंगे, H देख कर भी। हमारे पास H आयोनाइजेबल होने चाहिए, बताइए बात कैसे, H हमेशा जब O से जुड़ेगा तभी निकलेगा। बहुत सारी स्ट्रक्चर में ना ऐसे आएगा, जैसे P लिखा है और यहाँ H लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड O लिखा है, सपोज करो, ठीक है। H तो दिख रहा है ना तुम्हें, लेकिन ये एसिड नहीं है, इसकी टांग नहीं तोड़नी। अगर H निकाल के ले गए तो उसकी टांग टूट जाएगी। हमेशा H किसके साथ होना चाहिए, उस H को जब तुम निकाल दोगे तो बोलोगे आयोनाइजेबल H, तो टांग वहीं की वहीं रहेगी, O से जुड़ी रहेगी ना टांग, H निकला, तो यहाँ पर कितने H निकल सकते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, आते हैं क्वेश्चन, P ब्लॉक से आते हैं। तो बेसिसिटी हमेशा किससे निकाली जाती है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है। लास्ट 1 घंटा 15 मिनट हो गया, बस 10 मिनट हो गया। ये देखो बस टॉपिक खत्म है आज। ये देखो मैंने तुम्हें एक नया चीज सिखाई यहाँ पे साथ साथ ही, ये हमारा कौन सा एसिड है, ये ना अलग से लिख लिया करो एक्स्ट्रा करके, ये पी ब्लॉक में है, फास्फोरस एसिड है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। H3PO3 कितने H आयन दे सकता है, हर बच्चा कहेगा मैडम 3, देख फॉर्मूले से कितने बोलेगा, 3 को बोलते हैं ट्राई बेसिक है। या क्वेश्चन आगे H3BO3 इज ए डैश एसिड, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, मोनो बेसिक, ठीक है। या क्वेश्चन आ गया बेसिसिटी कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे बताओगे। जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान रखना P के 5 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। P के 5 बॉन्ड कैसे बने,
OH OH डबल बॉन्ड O और H, ये वाला नहीं निकल के भागेगा। कौन से निकल के भागेंगे केवल? OH तो ये हाइड्रोजन है। ये डाई बेसिक है, यानी ये केवल 2 H देता है। और यहाँ पर भी जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, ये कितने H दे सकता है? 2। तो ये भी कैसा है? ये भी डाई बेसिक है। ठीक है। यूजेस इसके लगभग सारे हो गए। देखिए एक क्वेश्चन नोट करो, लिखो। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, comma, H2O2 changes, H2O2 changes, changes, Cr2O7, Cr2O7, 2 negative, 2 TO2, 2 CrO5, which has 2, which has 2 O single bond O bonds, O single bond O bonds. Oxidation state of chromium, लिखो, oxidation state of Cr in CrO5 is, oxidation state of Cr in CrO5 is, option लिखो ABCD, +5, क्वेश्चन था बेटा, +5, सेकंड ऑप्शन +3, थर्ड ऑप्शन +6, फोर्थ ऑप्शन +10। अभी बताया था मैंने, कौन सा है? +6 फोर्थ का हुआ फिर, जो भी है मैम +6 है। लिख लो। अब ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं था, ये वाली रिएक्शन नहीं थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली, जो मैंने तुम्हें नोट कराई, इसलिए मैंने तुम्हें नोट करवाई है। समझ गए ना? तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कई बार कह रही है तो मैडम ने फालतू वालतू लिखवा दिया है, किसी सर ने लिखवा दिया, काम का है तभी लिखवाया गया। ठीक है। अब +6 आ गई आपकी। एक लिखिए, ये 2018 का है। विच आयंस, विच आयंस exhibits, which ion exhibits DD transition, DD transition and paramagnetism, which ion has DD transition and paramagnetism? नंबर 1 CrO4,
which item exhibit daily allocation and paramagnetism. Option कौन सा ऑप्शन है मैम थर्ड दोनों को निकालने की ये वाला आज वन प्लस ये वाला मैं पास से हुआ मिक्स हो रहा है आगे पीछे सब मैं एक में दो नहीं आगे पीछे से कर सकती है तुम ले लिया रही हो आज वाला ले ये फोन नंबर नोट कर लो क्या नाम है आपका मुझे ना सारे पेज की पसंद भेज दो दे देंगे हाँ मेरे पास फोन ले लो पास फोन मैंने ली तुम आज मेरे पास है ये आ जाओ मैं नहीं हाँ बेटा कर लिया क्वेश्चन तुम्हारा नाम क्या है मन भी ना एक बार अपने इमोशन नहीं कर देंगे ये व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं ये पेन किसका पेन इसका क्या आंसर आया बेटा थर्ड कैसे आया क्या निकालेंगे सबकी कितनी आई इसमें 4 दूनी 8 में से 2 गए 7 दूनी 14 में से 2 गए 12 प्लस 6 8 8 में से 2 गए और 8 8 में से 1 गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा 3d5 4s1 6 निकल गए 0 इसमें भी 0 इसका होता है 3d5 2 और कितना बचा 1 और इसमें 7 के 7 निकल गए तो अब उसने पूछा है किसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा और क्या पूछा था और मैम ट्रांजिशन ये ऐसे होता है ना जंप कर लेता है ट्रांजिशन यानी कि जब डी ऑर्बिटल डी जनरेट हो जाते हैं ये अगले चैप्टर में सिखाया जाएगा तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी जा सकता है थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें पैरामैग्नेटिज्म आ गया तो हो गया आंसर ये तो देखा आपने कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब से ही निकल रहे हैं है ना एक इसमें क्वेश्चन है और ये बताना कि आज लिखवाया गया है या नहीं लिखवाया गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू इट सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन हरा हो जाता है जब उसमें Na2SO3 डाला जाता है तो जरा रिएक्शन देखो एक रिएक्शन लिखवाई है मैंने सल्फाइड को सल्फेट में बदलना सल्फेट में चेंज तो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन है वो ऑप्शन बताना और ऑप्शन बताओगे तो कॉपी से देखकर
अपनी रिएक्शन में देखो क्या बना है इन चारों में से। अपनी रिएक्शन में से देख के बताओ क्या बना है चारों में से। Then first वाला ऐसा फोर बना हुआ है ना क्योंकि वो कहता है सल्फाइड को किसमें बदलता है, सल्फेट सल्फेट में। तो ये पहला ऑप्शन आएगा यस मैम और सही फॉर्मूला यही होता है। यस मैम तो वहां पर जो बना है वहां क्या कर देना, सल्फेट के नीचे ग्रीन लिख देना। सल्फेट जहां तुमने लिखा ना सल्फाइड सल्फेट, यस मैम कौन सा रिएक्शन नंबर है बेटा बता दो। यस मैम थर्ड में कौन सा है, पांच ही है ये क्या है फिफ्थ है, थर्ड में फिफ्थ। वहां इस साइड ग्रीन लिख देना, ठीक है। ये भी आपका 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, यानी डाइक्रोमेट को बेस के साथ गर्म करा तो क्या बनेगा, क्रोमेट। और क्रोमेट को एसिड के साथ गर्म करा तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट। तो ये जो दोनों कन्वर्जन थे ना, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। एक वही पूछा है उसने सबसे पहला कि क्रोमाइट ओर को Na2CO3 विद एयर गर्म किया गया तो क्या प्रोडक्ट बना। फर्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन की कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। तो क्या बना था, Na2CrO4। तो आप पूछ रहे थे ना मैडम क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो पहली रिएक्शन में पूछ लिया उसने कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी कुल मिला के क्या रिजल्ट आया, जितनी भी रिएक्शन है उनके पूरी पूरी रिएक्शन और उनके कलर याद करनी। भले ही हमें ये ना याद हो ये इससे रिएक्शन करता है तो ये बनता है, इसकी जरूरत नहीं है। जब रिएक्शन याद है तो अपने आप ही बनता ही है। ठीक है, ठीक।